हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स की। जो हमारी क्लास चल रही थी, अभी तक आर्टिकल से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये क्लास नंबर 2 है। आप लोगों ने नहीं देखा तो फर्स्ट क्लास को स्टार्टिंग से देखिए, आपको फुल समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं टाइम को ना वेस्ट करते हुए। पहला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो भारत के जो महान्यायवादी के जो नियुक्ति से जो संबंधित है तो वो आर्टिकल नंबर 76 है। कौन सा है? आर्टिकल नंबर 76 है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगी। भारत का जो महान्यायवादी होता है, भारत का महान्यायवादी होती अटॉर्नी जनरल ऑफ, ठीक है, महान्यायवादी होता है। इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, नियुक्त करता है। इसका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष होता है, जो भी इसमें पहले हो। ठीक है, जो भी इसमें पहले हो। ये क्या होता है? महान्यायवादी जो होता है जिसे, ठीक है, महान्यायवादी होता है, ये क्या होता है? भारत का प्रथम विधि मंत्री होता है। क्या होता है? कानून मंत्री, जिसे कहते हैं विधि अधिकारी होता है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, विधि अधिकारी होता है। ठीक है, जिस प्रकार से, ठीक है, तो ये क्या होता है? ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, कानूनी अधिकारी होता है, महान्यायवादी। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी हो वो पहले। ठीक है, और जब आर्टिकल 53 की बात करते हैं, अनुच्छेद 53 की बात करते हैं, तो 52 में कहा गया भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या कहा गया? 53 में कहा गया कार्यपालिका की जो शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, निहित होगी। उसके बाद में आर्टिकल नंबर जब 63 की बात करते हैं तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये बात कहता है। तो ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के दोनों सदनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो ये 6 माह के, ये आपका है आर्टिकल नंबर 85। क्या है? अनुच्छेद 85 है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आर्टिकल 81 की बात करोगे कि देखो 80 जो होता है वो राज्यसभा की संरचना की बात करता है। 80 जो होता है वो राज्यसभा की बात करता है, राज्यसभा के गठन की बात करता है। ठीक है, राज्यसभा के गठन की बात करता है। और 79 जो होता है वो संसद की बात करता है। किसकी बात करता है? संसद की। 81 जो हो जाता है ये लोकसभा के गठन की बात करता है। किसके? लोकसभा की बात करता है। जबकि आप 82 देखोगे तो 82 में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात जो परिसीमन आयोग होता है उसकी बात करता है। ठीक है, सीटों के समायोजन का जो कार्य है वो परिसीमन आयोग करता है। जबकि आर्टिकल 83 की बात करोगे तो संसद सदनों की जो अवधि होती है, क्या होती है? संसद के सदनों की जो अवधि होती है उनका जो होता है कार्यकाल जो होता है वो उसकी बात करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भारत के सत्र और 17 और ये सब चीजों के बारे में बात करता है। दोनों के बीच में अंतराल जो होगा वो कितने होगा? वो 6 माह से अधिक नहीं होगा, 2 सदनों के बीच की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? क्या है? लोकसभा को भंग कर सकता है। तो 17 का मतलब होता है, देखो हमने इसमें कहा था संसद के सत्र को बुलाना, 17 करना और उसका क्या करना? विघटन करना, मतलब भंग करना। तो ये आर्टिकल 85 में है। किसमें? आर्टिकल 85 में है। जबकि 356 में जानते हो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता। क्या होता? राज्यों में राष्ट्रपति शासन की बात करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति शासन की बात करता है। जबकि आप जानते हो, ठीक है, जबकि आप जानते हैं 95 में क्या करता है? लोकसभा में अध्यक्ष की उपस्थिति क्या होता है? लोकसभा में अध्यक्ष क्या होता है? अध्यक्ष के कर्तव्यों के पालन के बारे में बात करता है। ठीक है, 95। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो आर्टिकल नंबर 108 में।
अनुच्छेद 108 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होगा संयुक्त अधिवेशन को बुलाएगा। क्या? संयुक्त अधिवेशन को बुलाएगा। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? जब कोई बिल होता है, उस पर जब विवाद होता है, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में राष्ट्रपति जो होता है वो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन जो है बुलाने का काम तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता जो होता है वो जैसे लोकसभा अध्यक्ष करेगा। क्या करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो करेगा। वो भी नहीं है तो उपसभापति करेगा। अगर वो भी नहीं है तो राष्ट्रपति को जिसे लगता है वो थोड़े समय के लिए उस व्यक्ति को उसकी अध्यक्षता करने के लिए बैठा सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? बैठा सकता है। जबकि आर्टिकल 110 की बात करोगे तो धन विधेयक की बात करता है। किसकी करता? धन विधेयक की बात करता है। किसकी करता? धन विधेयक की बात करता है। ठीक है, धन विधेयक की बात करता है। जबकि आपके आर्टिकल नंबर 106 जो होता है संसद के वेतन और भत्तों की, संसद के जो सदस्य होते हैं सदस्यों के वेतन और भत्तों की बात करता है। जबकि 112 जो होता है वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है। इसकी वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मैंने बताया था अभी कि 108 में है। किसमें है? 108 में है। इसमें है 108 में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 110 में बताया था कि धन विधेयक की बात करता है। 85 मैंने बताया है राष्ट्रपति जो होगा वो क्या करेगा? राष्ट्रपति जो होगा वो संसद के सत्र को सत्रावसान करेगा और उसका विघटन करेगा। 185 की बात करता है। जबकि 105 की आर्टिकल नंबर 105 में पूछोगे तो उसमें क्या करता है? संसद के जो सदस्य होते हैं उनकी समितियों की शक्तियां जो होती हैं, उनके विशेषाधिकार होते हैं, उसके बारे में है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा की? आर्टिकल नंबर 110 में। जबकि 124 में कहा गया है, अनुच्छेद 124 में क्या होता? उच्चतम न्यायालय की जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है उसकी स्थापना और गठन की बात करता है। ठीक है, 109 की बात करोगे तो आर्टिकल नंबर 109 जो होता है ये बहुत खास नहीं होता। क्या होता? बहुत खास नहीं होता। धन संबंध के जो विधेयक होते हैं उसकी विशेष प्रक्रिया के बारे में बात करता है। ठीक है, उसकी प्रक्रिया के बारे में बात करता है। और 103 जो होता है ये आपके संसद के जो सदस्य होते हैं क्या होते हैं? 103 जो होते हैं सदस्यों की जो निर्भरताएं जो होती हैं उनसे संबंधित होता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो भारत के संचित कोष से जो संबंधित है वो कौन सा अनुच्छेद है? तो आप जानते हैं 112, 29 होता, 148 6 होता, 146 सभी होते तो उपयुक्त डी होता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल जानते हैं 123 होता। अनुच्छेद नंबर 123 जो होता है राष्ट्रपति को अध्यादेश लागू करने की शक्ति देता है। क्या है? अध्यादेश लागू करने की शक्ति देता है। ठीक है, अध्यादेश लागू करने की शक्ति देता है। अध्यादेश की जो शक्ति होती है वो जैसे अध्यादेश पास हो गया। क्या है? अध्यादेश पास हो गया। अध्यादेश पास हो गया और अगली जो सदन की बैठक होगी 6 माह के अंतर्गत उसको क्या होगा? उसको फिर से पास कराना होगा, आगे बढ़ाना है, और नहीं तो वो वहीं पे वो समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 124 में हमने बताया था उच्चतम न्यायालय की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करता है। 74 में क्या हमने बताया था? 74 में बताया था, 74 में बताया था राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। 78 में कहा गया है कि जैसे राष्ट्रपति को जानकारी, जो प्रधानमंत्री होगा वो राष्ट्रपति को जानकारी देता है। ठीक है, कर्तव्यों के बारे में अपने जानकारी देता है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो महाभियोग जो चलाए जाने का प्रावधान है, महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है, ये किस अनुच्छेद में है? तो आप जानते हैं किस अनुच्छेद में है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में है। किस में है? अनुच्छेद 124 में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ले सकते हैं? ठीक है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं? परामर्श ले सकते हैं। परामर्श ले सकते हैं तो ये आर्टिकल नंबर 143 में कहा गया। किस में कहा गया? अनुच्छेद नंबर 143 में कहा गया है। और वो परामर्श लेंगे। परामर्श जो लेने के लिए जो समिति होगी उसमें कम से कम कितने सदस्य होंगे? 3 सदस्य होंगे। अगर कोई भी संवैधानिक मामलों पे सलाह लेना है तो 5 जज होंगे। ठीक है, 123 में अध्यादेश की बात करता है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। किसकी? राष्ट्रीय आपातकाल की बात। 312 में आपने देखा होगा, 312 में जो आपकी क्या होती है, 312 में क्या होता? अखिल भारतीय सेवाएं होती। कौन सी? अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये किस अनुच्छेद से संबंधित है बताइए? तो ये अनुच्छेद 137 से संबंधित है। किससे? 137 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था दी गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? क्या होगी? आबद्ध कर होगी। तो ये किस अनुच्छेद में बात की गई है? ये किस अनुच्छेद में बात की गई है? तो ये बात की गई है अनुच्छेद 141 में। किसमें? 141 में ये बात की गई है। किसमें बात की गई है? 141 में ये बात की गई है। ठीक है, 141 में ये बात की गई है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार क्या है? जिसका अधिकार जो है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की बात करते हो तो सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो आर्टिकल 32 के तहत, किसके? आर्टिकल 32 के तहत जो होता है वो न्यायिक पुनर्विलेखन की शक्ति प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो किस के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 233 जो होता है, 233 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय की बात करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 245। कौन सा? आर्टिकल 245। जबकि आप जानते हैं अनुच्छेद 32 जो होता है वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन और उनका हनन करने वाली शक्तियों के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उल्लंघन होने पे, 232 के तहत, और जबकि 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट। अनुच्छेद 13 जो होता है संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाले, ठीक है, कानून या विधि को उनका क्या हो जाता है? उनको शून्य घोषित करना। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो अनुच्छेद 248 जो होता है ये अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं, क्या होती हैं? अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं ये किसके पास होती हैं? ये जो होती हैं ये किसके पास होती हैं? ये होती हैं, ये संसद के पास होती हैं या केंद्र के पास होती हैं। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? तो आप जानते हैं किस अनुच्छेद के तहत जो होती वो कानून बना सकते हैं, तो कानून बना सकते हैं तो ये आर्टिकल नंबर 252 के तहत। इसके तहत 252 के तहत। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत विधि बनाने की जो शक्ति है वो प्रदान की जा सकती है? तो आर्टिकल नंबर 249 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान की गई है? विधि निर्माण की जो शक्ति है वो आर्टिकल नंबर 253 के तहत, किसके तहत? आर्टिकल नंबर 253 के तहत प्रदान की गई है। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो आप जानते हैं 256 से लेकर के 263 तक। क्या 256 से लेकर के 263 तक? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो आप जानते हैं केंद्र सरकार जो होती है राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। ये आर्टिकल नंबर 256 में बात की गई है। इसमें 256 में बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आप जानते हैं आर्टिकल नंबर 263 के तहत यह प्रावधान किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन की बात करता है? तो वित्त आयोग के गठन की जो बात है अनुच्छेद 280 के तहत, इसके 280 के तहत, जबकि 370 जो था ये आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित था। 368 जो होता है ये संविधान संशोधन से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार या बताया गया है, ये अनुच्छेद 300 का के तहत, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे जोड़ा गया। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत या सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? यह किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 311 में। इसमें 311 में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में ये आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय, टेक केयर।